नमस्कार, खबरें अब तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पवन शर्मा। खबरें अब तक में आज बात होगी महाकुंभ में मची भगदड़ के पीछे बड़ी वजह की, रेप आरोपों में घिरे कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की और यमुना के गंदे पानी को लेकर घिरे केजरीवाल की। इन सभी मुद्दों पर बात करेंगे विस्तार से, लेकिन इससे पहले आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। महाकुंभ में फिर लगी आग, सेक्टर 22 में 15 पंडाल जलकर हुए खाक। रेप के आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर गिरफ्तार, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बीच उठा ले गई पुलिस। केजरीवाल के घर के बाहर स्वाति मालीवाल ने फेंका कूड़ा, पुलिस ने हिरासत में लिया। महाकुंभ हादसे में मरने वालों की संख्या छुपा रही सरकार, सपा नेता राम गोपाल यादव का प्रहार। पत्नी से परेशान पति ने बरेली में की खुदकुशी, 7 मिनट का बनाया वीडियो। महाकुंभ भगदड़ पर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल, जल्द सुनवाई की मांग। कुरान जलाकर विवादों में रहे सलमान की हत्या, हमले के समय टिकटॉक पर थे लाइव। एआई को चुनौती देने की तैयारी में भारत, चैट जीपीटी को टक्कर देने के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। सोने की कीमतों में मामूली बढ़त, चांदी भी हुई महंगी, 81,000 के पार पहुंचा गोल्ड। शेयर बाजार हरे निशान पर क्लोज, सेंसेक्स 226 अंक चढ़ा, निफ्टी 23,250 के करीब। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला और बात करते हैं अपनी पहली सबसे दुखद घटना के बारे में। जी हां, प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में मौनी अमावस्या के दिन भगदड़ मच गई, जिसमें 30 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और 60 से अधिक लोग घायल हो गए। इसमें कई लोग ऐसे भी हैं जिनकी अभी पहचान नहीं हो सकी है। वहीं मेले में कई लोग ऐसे भी हैं जिन्हें उनके परिवारजनों की कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। वो परेशान होकर इधर उधर भटक रहे हैं। आपको बता दें, मौनी अमावस्या पर जो मंजर था उसे देख हर किसी के पैरों तले जमीन खिसक गई थी। जमीन पर किसी के कपड़े पड़े थे तो किसी के चप्पल। एक शख्स ने तो अपने परिवारजन का शव खो जाने के डर से तब तक उसका हाथ नहीं छोड़ा जब तक कि वह शव अस्पताल के मुर्दा घर तक नहीं पहुंच गया, क्योंकि उसे डर था कि अगर वह शव का हाथ छोड़ देगा तो उसे अपने रिश्तेदार की लाश तक नसीब नहीं होगी। इस भगदड़ के पीछे कई सारी वजह बताई जा रही हैं, लेकिन कुछ ऐसी वजह हैं जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा। प्रयागराज में 144 साल बाद लग रहे महाकुंभ में भी इतनी तैयारियों के बाद भी दुखद हादसे से बचाया नहीं जा सका। महाकुंभ की तस्वीरें देखकर आज हर कोई दुखी है और अब सवाल यह है कि इस महा आयोजन के लिए पूरी सरकारी अमले की ताकत लगा दी गई, फिर कमी कहां रह गई। इस हादसे के बाद से कुछ सवाल लोगों के जहन में लगातार उठ रहे हैं। दावा किया गया था कि महाकुंभ को सुरक्षित और सुव्यवस्थित बनाने के लिए सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस, कुंभ मेला पुलिस, एनएसजी, एटीएस, एनडीआरएफ सभी ने सुरक्षा की चकाचौंध व्यवस्था की थी। इतना ही नहीं, सभी टीमें और पुलिस फोर्स जानती थी कि करोड़ों लोगों की भीड़ सबसे ज्यादा संगम स्नान के लिए संगम नोज की तरफ ही आएगी। तो फिर सरकार की तरफ से कोई पुख्ता व्यवस्था क्यों नहीं की गई? आपको बता दें, संगम नोज एक ऐसी जगह है जहां से वापस लौटना होता है। मौनी अमावस्या महाकुंभ का सबसे बड़ा स्नान माना जाता है। ऐसे में यह अंदाज क्यों नहीं लगाया गया कि कई ऐसे भी लोग होंगे जो देर रात ही संगम पर पहुंच जाएंगे और वह मौनी अमावस्या के शुभ मुहूर्त पर स्नान करने का इंतजाम करेंगे। संगम नोज पर भीड़ के दबाव का आकलन कौन कर रहा था? क्या पीछे दूसरे सेक्टरों में तैनात टीमों को इसकी सूचना नहीं दी गई कि यहां भीड़ बढ़ रही है? आपको बता दें, देर रात करीब 2 बजे जब यह घटना हुई तब इससे सिर्फ आधा घंटा पहले संगम की कुछ तस्वीरें सामने आईं, जिसमें चारों तरफ लोगों का सैलाब दिख रहा था। ऐसा अनुमान है कि उस समय
सिर्फ एक सेक्टर में संगम के पास 25 लाख से ज्यादा श्रद्धालु इकट्ठे हुए थे। पुलिस ने संगम पहुंचने के लिए जो मार्ग बनाए थे वह इस कदर भरे हुए थे कि लोग वहां लगाए गए बैरिकेड को तोड़ने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस और रैपिड एक्शन फोर्स के जवान उन्हें रोकने की बार बार कोशिश कर रहे थे। ऐसे में पुलिस प्रशासन की मनमानी महाकुंभ में मची भगदड़ का एक कारण रही। महाकुंभ तक आने वाली सड़कों को काफी चौड़ा बनाया गया था ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, लेकिन पुलिस ने मनमानी से इन सड़कों पर बैरिकेडिंग करके उसे ब्लॉक कर दिया था। सवाल तो खूब उठ रहे हैं और आगे भी उठते रहेंगे, लेकिन देश और सरकार के ऊपर जो धब्बा लगा है वो जल्दी मिटाया जा सकेगा। आखिर क्या कारण रहा 7,500 करोड़ खर्च के बाद भी सरकार लोगों की जान बचाने में सफल नहीं हो सकी। खैर, इसी के साथ खबरें अब तक में रुक कर लेते हैं अगली रिपोर्ट्स की ओर। कांग्रेस पार्टी को आज बड़ा झटका लगा है। रेप के आरोपों में घिरे सीतापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को पुलिस ने आज उनके आवास से गिरफ्तार कर लिया है। जिस समय पुलिस ने राकेश राठौर को गिरफ्तार किया वे अपने आवास पर मीडिया से बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें, हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत की याचिका खारिज होने के बाद पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी की है। हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में राकेश राठौर ने अग्रिम जमानत के लिए अर्जी डाली थी। हाई कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी थी और स्पष्ट था कि सरेंडर करो। गौरतलब है कि 17 जनवरी को पार्टी की एक महिला कार्यकर्ता ने राकेश राठौर पर यौन शोषण और रेप का आरोप लगाते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। पीड़िता का आरोप है कि सांसद राकेश राठौर ने उनसे शादी करने और राजनीति में कैरियर बनाने का झांसा देकर उनके साथ रेप किया। पिछले 4 सालों में कई बार उनके साथ बलात्कार किया गया। महिला ने पुलिस को कॉल डिटेल और कॉल रिकॉर्डिंग भी मुहैया कराई है, जिसके बाद राकेश राठौर अग्रिम जमानत के लिए हाई कोर्ट पहुंचे, लेकिन हाई कोर्ट ने उन्हें 10 दिन के भीतर सरेंडर करने को कहा। हाई कोर्ट ने राहत न मिलने के बाद कोतवाली पुलिस ने उनकी आज गिरफ्तारी कर ली। आपको यह भी बता दें कि राकेश राठौर कौन है, इनका राजनीतिक सफर कैसा रहा है, तो आपको बता दें कि सीतापुर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राकेश राठौर ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार राजेश वर्मा को हराकर जीत हासिल की है। राकेश राठौर पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता थे और 2017 में सीतापुर सदर विधानसभा सीट से विधायक चुने गए थे। 2021 में उन्होंने पार्टी के खिलाफ बगावती तेवर अपनाए, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव में उनका टिकट काट दिया, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया। राकेश राठौर तेली समुदाय से आते हैं और तेली समाज के अध्यक्ष भी हैं। उनके कांग्रेस में आने से पार्टी को ओबीसी वोट बैंक को मजबूती करने में मदद मिली है, लेकिन अब भी कांग्रेस के लिए मुसीबत बन गए हैं। हालांकि अभी तक कांग्रेस की तरफ से इस मामले में कोई बयान सामने नहीं आया है। खैर, बढ़ते हैं इसी के साथ खबरें अब तक में अगली रिपोर्ट्स की ओर। दिल्ली में विधानसभा चुनावों में सियासी राजनीति चरम पर है। वहीं अरविंद केजरीवाल के उन बयानों पर हंगामा हो गया जिसमें हरियाणा सरकार पर आरोप लगाया गया था कि जानबूझकर दिल्ली में जहरीला पानी भेजा जा रहा है, जिससे यहां के लोगों को मारा जा सके। इस बयान के बाद यमुना का प्रदूषित पानी और दिल्ली में पीने के पानी के संकट पर सियासत तेज हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी ने भी इस बयान को लेकर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार को आड़े हाथों लिया। केजरीवाल को न केवल चुनाव आयोग ने तलब किया, बल्कि उनके खिलाफ हरियाणा के थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया है। इस बीच इस मुकदमे को लेकर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और दिल्ली के सीएम आतिशी के बीच जुबानी जंग शुरू हुई। फिर नायब सिंह ने दिल्ली के एक घाट पर यमुना का पानी पीकर दिखाया, जबकि आम आदमी पार्टी ने सैनी के पानी पीने के तरीके को गलत बताकर भारतीय जनता पार्टी को घेरने की कोशिश की। इस तरह दिल्ली चुनाव के अंतिम समय में यमुना का जहरीला पानी मुख्य मुद्दे बनता हुआ दिख रहा है।
भारतीय जनता पार्टी को ऐसा लग रहा है कि केजरीवाल किस तरह हरियाणा पर दिल्ली के लाखों लोगों को मारने की साजिश रचने का आरोप लगा सकते हैं। राहुल गांधी भी यमुना के जहरीले पानी के मुद्दे पर केजरीवाल को ललकार रहे हैं, लेकिन केजरीवाल को भी इतना हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर आप ये समझते हैं कि यमुना को जानबूझकर जहरीला बनाने का आरोप लगाकर आम आदमी पार्टी बुरी तरह फंस चुकी है तो आप गलत हैं। अरविंद केजरीवाल राजनीति के मजे हुए खिलाड़ी बन चुके हैं। बता दें, दिल्ली सरकार का 2023 का आर्थिक सर्वे बताता है हर दिन यमुना से 38.9 करोड़ गैलन, गंगा नदी से 25.3 करोड़ गैलन और भागरा नागल रवि व्यास नदी से 22.1 करोड़ गैलन पानी दिल्ली को मिलता है। इसके अलावा कुएं, ट्यूबवेल, ग्राउंड वाटर से 9 करोड़ गैलन पानी आता है। 2024 के लिए कुल आंकड़ा 96.9 करोड़ गैलन का है। दिल्ली जल बोर्ड की हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि राजधानी में दैनिक जल आपूर्ति 129 करोड़ गैलन प्रतिदिन की आवश्यकता के मुकाबले 96.9 करोड़ गैलन ही मिल रहा है। मतलब साफ है कि हर दिन की जरूरत के मुताबिक पानी दिल्ली के लोगों को नहीं मिल पा रहा है। केजरीवाल ने हरियाणा पर जहरीला पानी भेजने का आरोप लगाकर चुनावी माहौल को इतना गर्म कर दिया है कि चुनाव के लिए वोटिंग होने के मात्र 5 दिन पहले सारे मुद्दे तेज हो गए। चर्चा सिर्फ 2 बात पर हो रही है, पहला यमुना की सफाई और दूसरा दिल्ली में पीने के पानी का मुद्दा। अब ये दोनों समस्याएं लाइमलाइट में आ गई हैं तो जाहिर है इसका फायदा भारतीय जनता पार्टी जरूर उठाएगी। खैर, जाते जाते आपको एक और खास मुद्दे से रूबरू कराते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लगातार अपना 8वां बजट पेश करने जा रही हैं। इस बार के बजट से हर सेक्टर की बड़ी उम्मीदें टिकी हुई हैं। उम्मीद की जा रही है कि इस बार के बजट में आम आदमी को राहत मिल सकती है। साथ ही टैक्स देने वालों को भी इस बार वित्त मंत्री से इनकम टैक्स में राहत देने की उम्मीद लगाई जा रही है। मिडिल क्लास और वेतन भोगियों को भी राहत की उम्मीद है। यह बजट देश को न केवल विकसित देश में बल्कि इसकी अर्थव्यवस्था को विश्व स्तर पर तीसरा स्थान दिलाने के संकल्प को बल देने में सहायक बनेगा। आम आदमी बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी, घटती खपत के बीच कुछ राहत की उम्मीद लगा रहा है। इस बार के बजट में बढ़ती महंगाई पर नियंत्रण की भी संभावनाएं हैं। इस बजट से विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण घोषणाओं की उम्मीद है जो अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने और आम जनता को राहत देने का काम करेगी। बजट में रोजगार सृजन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने और शिक्षा के स्तर में सुधार के लिए बजट में विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। इस बार महिलाओं के लिए विशेष योजनाओं की घोषणा की जा सकती है और डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने के लिए नई योजनाएं लगाई जा सकती हैं। साइबर खतरों से निपटने के लिए रक्षा बजट का एक हिस्सा डिजिटल सुरक्षा पर केंद्रित हो सकता है। गरीब कल्याण अन्न योजना का विस्तार कर मुफ्त राशन वितरण को जारी रखा जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में घर उपलब्ध कराने के लिए बजट बढ़ाया जा सकता है। कुल मिलाकर देखना है कि आम आदमी को कितना लाभ पहुंचता है। सच्चाई यह है कि जब तक जमीनी विकास नहीं होगा तब तक आर्थिक विकास की गति सुरक्षित या सुनिश्चित नहीं की जा सकेगी। अक्सर बजट में राजनीति, वोट नीति तथा अपनी सरकार की छवि सुधारने के लिए बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हकीकत कुछ और ही निकल कर सामने आती है। खैर, आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है हमें जरूर बताइएगा और मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।